आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्वयंसेवक के रूप में देखा, फिर एक संगठनकर्ता के रूप में देखा, फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा, प्रधानमंत्री के रूप में देखा और विश्व नेता बनते हुए देखा। इस दौरान कई पड़ाव आए होंगे, कई उतार चढ़ाव आए होंगे। कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सा ऐसा समय आया जो आपको लगा कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। जैसे जब उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, वो आए, संगठन मंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खस्ता हाल थी। गुजरात कोई पहले से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राज्य रहा नहीं था। हम सब युवा कार्यकर्ता थे, कोई भविष्य नजर नहीं आता था। जब भाजपा के लिए बात करते थे या ज्वाइन हुए थे, हमारे प्रोफेसर हमें डांटते थे, कहाँ गलत रास्ते पे चले गए हो। इस प्रकार की स्थिति थी। और देश में 2 सीटें आई थी। तब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के संगठन मंत्री बने और 87 से उन्होंने संगठन को संभाला और संगठन के माध्यम से एक पक्ष की विश्वसनीयता कैसे जनमानस में बनाई जा सकती है उसका उत्कृष्ट उदाहरण करा। 87 में आने के बाद सबसे पहला चुनाव आया अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर कॉरपोरेशन में सत्ता में आई। उनके संगठन मंत्री बनने के महज 1 साल के अंदर। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। 90 में हम हिस्सेदारी में सरकार में आए, 50-50% की हिस्सेदारी थी। 95 में पूर्ण बहुमत में आए और वहां से भारतीय जनता पार्टी आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। कल भी जो चुनाव हुए उसमें हम लगभग 95% स्वीप कर गए। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम उनका उस वक्त था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना। उस वक्त उन्होंने कठोर परिश्रम, बारीक आयोजन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक दृढ़ता, ये तीनों के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और एक मैं अभी भी मानता हूँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी पार्टियां है और होनी भी चाहिए। सबने गुजरात के संगठन के मॉडल का स्टडी करने जैसा है जो मोदी जी ने उस वक्त बनाया था। और समय समय पर उसमें अनुकूल परिवर्तन भी होते गए, परंतु वो मॉडल की जो नींव थी, जनता के साथ सरोकार रखकर जनता की वेदनाओं को समझकर उसको वाचा देना ये राजनीतिक पार्टी का काम है। जब विपक्ष में होते हैं तो आंदोलन के माध्यम से उसको वाचा देते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो सरकार की नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से उसका रास्ता ढूंढना, उसको हल निकालना और वो वेदना को कम करना या तो निरस्त करना। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चैलेंज उनके लिए थी उस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में प्रस्थापित करना। हम तीसरे नंबर पर थे और तब से लेकर जो शुरू हुआ आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया देख रही है, इसको हम लगातार जीतते जा रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके सार्वजनिक जीवन में आया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम हार गए थे, जो गुजरात का सबसे सेफेस्ट सीट माना जाता था, साबरमती असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो हम हार चुके थे। अच्छा। बड़ा भूकंप आया था। सारे कॉरपोरेशन के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, तहसील पंचायत के चुनाव कांग्रेस स्वीप कर गई थी। 70 के दशक के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हारी थी। 70 के दशक के बाद जनसंघ के समय से लेकर आज। और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम 87 के बाद पहली बार हारे। उस समय उनको गुजरात की धुरा सौंपी गई और उस वक्त की राष्ट्रीय राजनीति की भी कल्पना करते हैं तो एक बहुत लंबा कालखंड
यहाँ पर गठजोड़ की राजनीति का रहा। जो सरकारें आई पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी, मिली जुली सरकार थी, कभी 20 पार्टियां, कभी 25 पार्टियां, कभी 30 पार्टियां। अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो भी कोई पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार नहीं थी। और इसका परिणाम वो ये हुआ था कि एक लचर स्थिति देश भर में बन गई थी और सब लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। उस वक्त नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से, हालांकि उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, कभी सरपंच भी नहीं बने थे, आप विधायक तो छोड़िए, लोगों को और आश्चर्य होता है कि सरपंच भी नहीं बने थे, मगर फिर भी उन्होंने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीजों को लोक भोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और जो भूकंप एक जमाने में भाजपा के लिए एक धब्बा बन जाएगा ऐसा लगता था, वो भूकंप के काम की पूरे विश्व ने बुरी बुरी सराहना की। और आज आप भुज जाकर देख लीजिए, एक और लातूर का भी भूकंप था, एक और भुज का भी है। पूरा नवनिर्माण किया, पूरा भुज का नवनिर्माण हुआ। सिर्फ नवनिर्माण नहीं हुआ, भुज की विकास दर उसके बाद 37% ज्यादा बनी। और आज भुज के अंदर पानी भी है, इंडस्ट्री भी है, एजुकेशन भी है। पहले भुज का पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है, प्राइम पोस्टिंग माना जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन लाए और अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। जैसे मैं 2-3 योजनाओं का ही जिक्र कर पाऊंगा समय मर्यादा देखते हुए। वन बंधु कल्याण योजना, सबसे निग्लेक्टेड गुजरात में आदिवासी थे। कांग्रेस ने उनका वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, परंतु कभी उस तक विकास नहीं पहुंचा था। उन्होंने सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और पहली बार गुजरात में उनका जो संविधान का दिया हुआ अधिकार था कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में उसको हिस्सेदारी मिले, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 2003 के बजट के अंदर उनको दिया। और वन बंधु कल्याण योजना ने पूरे गुजरात के ट्राइबल एरिया का विकास का रास्ता खोल दिया। और आज ट्राइबल एरिया में बड़े भरोसे से कह रहा हूं, कोई भी क्रिटिक से क्रिटिक एनालिसिस करने वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाए, सूरत शहर और डांग के जिले के बीच में कोई अंतर वो नहीं ढूंढ पाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ।